गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल के साथ। तो सवाल है, क्या आज ठंड है? ठंड है। आज वाकई ठंड है। वैसे आज भी ठंड है और कल भी ठंड जो है वो अच्छी खासी थी। मतलब पिछले 3 दिन से इस्लामाबाद की हद तक अगर बात करें तो ठंड है। कराची में भी जाहिर है, इससे पहले मौसम हम देख रहे थे कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं वीकेंड पे और तबाही बारिशों ने की है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो अच्छी थी कि मैनेजमेंट जो थी वो मुतहरिक हो गई थी और साथ साथ लोगों को ऐलान कर रही थी कि आपने किस तरह से एहतियाती तदबीर को अपनाना है। एग्जैक्टली मौसम पर तो डिटेल से हम बात करेंगे, लेकिन ये जो वीकेंड पे रही है हलचल करते हैं इसकी बात सबसे पहले। और आज का दिन भी बहुत अहम है, चूँकि 9 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का उन्होंने हल्फ उठाना है। 3 बजे प्रेसिडेंट हाउस वो जाएंगे और अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और ज़ाहिर है उनके इंतखाब में उनको मिले हैं 201 वोट। बिल्कुल जी। और अगर बात की जाए उमर अयूब साहब की तो उनको 92 वोट मिले हैं। और अच्छा, उनके जो खिताब था जाहिर है उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी इफ्तिताई तकरीब में अपोजिशन को मिसाके मईशत और मिसाके मफाहमत की उन्होंने दावत दी है कि मुल्क की तारीख अगर बदलनी है, मसाइल के हल के लिए हम सबको मिलकर साथ बैठना होगा। और जितना मर्जी शोर शराबा करना है, जब ठंडे हो जाएं तो मिलकर बैठें, ठंडे दिमाग से सोचें कि मुल्क को किस तरह से आगे लेकर जाना। एक बात और भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मौजज़े के मुंतज़िर आप न रहें, जादू टोने किसी काम नहीं आएंगे। वो कहते हैं शोर करने वालों का शोर ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन मेरी आवाज़ बुलंद रहेगी। एक बात और बड़ी अहम, खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक, खारजा पॉलिसी का जो प्लान है, उनका जो मौशी प्लान है, जो इक़्तिसादी प्लान है, उन्होंने ज़रा वो शेयर कुछ का उसके खदोखाल किए हैं। ख़वातीन के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए क्या मंसूबा है उनका, उसके भी कुछ ऐलानात किया उन्होंने। और एक बात उन्होंने और भी की है, उन्होंने कहा कि धांधली से मुताल्लिक किसी की कोई शिकायत अगर है तो आईनी और कानूनी फॉर्म्स मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखना, वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। I think it's a valid point. It's a valid point कि आपको खत लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और इंटरनल जब मैटर्स होते हैं तो वो इंटरनली सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। मुदाखलत करने का नहीं कहा जाता। मुदाखलत करने का नहीं कहा जाता। और दूसरी बात, जब मुल्क ऐसे मोड़ से गुजर रहा है, जब हम देख रहे हैं कि मुआशी हालात कैसे हैं मुल्क के और वहाँ पर एक ही आसर है वो IMF है, अगर वहाँ पर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ज़ाहिर है इसका नुकसान मुल्क को हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। और ये सोच लें कि IMF का मुआहदा आपने तोड़ा था, आप उसको खत लिख रहे हैं। एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं। और so many questions, obviously so many questions। अच्छा, इसके साथ साथ देखें कि बहुत सी और बातें उन्होंने की हैं, स्पेशली अगर हम उनकी पॉलिसी से मुतालिक बात करें और हम साय ममालिक से मुतालिक, उन्होंने कहा है कि हम बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखेंगे। ज़ाहिर है वो स्पेशली चाइना से मुतालिक ये बात कर रहे हैं कि CPEC को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात और बेहतर करने हैं, इसकी उन्होंने बात की है। और कर्ज से मुतालिक उन्होंने बात की। अच्छा, एक बात बड़ी अहम उनकी और भी, उन्होंने कहा इस वक्त जो ये ऐवान चल रहा है ये भी कर्ज से इसका पैसा दिया जाता है। ये बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग बात है कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं और वो जो पैसे हैं वो कर्ज लेकर हम अदा कर रहे हैं, तो जो खसारा है पाकिस्तान का ये कैसे ख़त्म होगा, ये तो एक सवाल है। लेकिन तरक्याती मंसूबों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत अहम बात है। क्योंकि ज़ाहिर अगर तरक्याती प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और बात हम अगर करें शहबाज से मुताल्लिक की, जिस तरह हमने आज बताया भी आपको कि आज उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाना है। और इसके साथ साथ अगर हम उनके अंदाज़ की बात करें, सबीन तो शायरी का उनका एक अंदाज़ है और बड़ा शौक रखते हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल तो मतलब वैसे भी अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनालिटी वैसे बड़े सीरियस लगते हैं। अगर कोई अच्छा गाना भी अच्छा गा लेते हैं, गाने का भी ना बड़ा शौक है, तो लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे। वैसे उनका गाना कभी ऐसा मैंने नहीं सुना। नहीं, कराची के एक होटल में वो गए थे और जाकर ने माइक ले लिया था, तब तो हमने सुना था। अच्छा, तो गुनगुनाया था। अच्छा, मैंने शायद मिस कर दिया, बट ऑब्वियसली आज मैं जाके जरूर वो सुनूंगी। बट जाहिर सी बात है कि वही ये उसके विजुअल भी आपको जी जी अच्छा, वैसे जो गाना है खूबसूरत आवाज़ है, इट रन्स इन द फैमिली। ये फैमिली में भी मरियम नवाज बहुत अच्छा गाती है। अच्छा। कहते हैं हमजा शहबाज बहुत अच्छा, हमजा शहबाज हाँ वो भी अच्छा गाते हैं। मैंने उनका नहीं सुना। और जुनैद सफदर बहुत अच्छा गाते हैं। जुनैद सफदर की शादी पर ही मरियम नवाज ने इन सब के गाने की सामने आए थे और फिर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। गलत फील्ड में आ गए हैं। लग तो कुछ ऐसे
वैसे सिर्फ ये हम नहीं कह रहे, ज़ाहिर अब जो अपोजिशन आने वाली है वो भी यही बात है। उमर अयूब साहब ने कहा कि ऐवान में बैठे लोगों के चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए हैं, डर है, खौफ है और शर्मिंदगी नज़र आ रही है उनके चेहरों के ऊपर। ये कह रहे हैं उमर अयूब साहब। शहबाज शरीफ के पास वो ये कहते हैं कि मुल्क चलाने का कोई प्लान नहीं है, अवाम में एहसास महरूमी जो है वो बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है कि वो ये कहते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जिस तरह से ये हुकूमत बनी है इसको एक कमज़ोर हुकूमत कहा जा रहा है, तज़कियाकार भी ये बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम हम सबको दुआगो होना चाहिए कि अब जो भी मुंतखब हो चुका है, जो मुंतखब होके आया है, उसका सब साथ दें। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भी, ताकि वो हुकूमत को थोड़ा टफ टाइम दे, ताकि हुकूमत बेहतर कारकर्दगी कर सके। लेकिन जहाँ पर तरक्याती काम हो वहाँ पर रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, तनकीद करना बहुत आसान होता है, लेकिन सलूशन देना जो कि बड़ा अहम होता है और वही हमसे होता नहीं है। आप ज़रूर तनकीद कीजिए, अच्छी अपोजिशन के तौर पर कीजिए, लेकिन कैसे हल है मसाइल के वो शेयर कीजिए। मिल बैठ के नहीं करना तो वैसे बता दीजिए, लेकिन नारेबाजी, ये कॉपियाँ फाड़ देना, ये पेपर फाड़ देना, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आती सबीन कि हमारे ऐवान में ये क्यों होता है, ये कल्चर क्यों है वहाँ पर, ये इतनी इनटॉलरेंस क्यों है वहाँ पर। एक फोरम है, आप वहाँ जाएँ, तरीकेकार है, उससे बात करें। आई थिंक इस पे तो एक रेजोल्यूशन मूव होनी चाहिए कि जो इस तरह कॉपियां फाड़ेगा, जो शोर शराबा करेगा, मछली बाजार बनाएगा, रुकनीयत मुअत्तल होगी। वैसे शुएब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओवर ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि पार्लियामेंट ऐसी ही होती है। गलत तो गलत है ना, गलत है, आई टोटली एग्री विद यू, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके तौर पे इसको कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल ये नहीं हो पाता। और जहाँ पर हम हुकूमत की बात कर रहे थे कि आपको साथ देना चाहिए, मुल्क को आगे ले जाने की बात की जाए, वहीं पर मौलाना फजल रहमान साहब जो कि नून लीग से रूठे हुए हैं, अभी तक मनाने की बड़ी कोशिश की, मैं नहीं मनना, उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत नहीं चलने देंगे, कुछ भी हो जाए। अब ये एक सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उनकी तरफ से दी गई है। और वो कहते हैं जी पार्लियामेंट अपनी जो अहमियत है वो खो चुकी है। एग्जैक्टली, जो अहमियत है वो कहते हैं वो खो चुके हैं। इस तरह के बयानात जो हैं, जाहिर सी बात है उसको डिस्करेज आपको करना चाहिए। जो डिसीजंस थे वो पहले लेने वाले थे, जो करना था वो पहले करने वाला था। इस वक्त पाकिस्तान इस तरह की स्टेटमेंट्स, इस तरह की सोच, इस तरह की दुश्मनी, इस तरह के इख्तलाफात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात मौलाना फजल रहमान साहब ने और भी किया, उन्होंने कहा है कि ऐसी बात नहीं कि कोई नाराज़गी ऐसे कि आप आएंगे मुझे मनाएंगे मैं मान जाऊंगा, नो, वो कहते हैं मैं एहतजाज करूंगा और वो पार्लियामेंट के अंदर भी होगा और पार्लियामेंट के बाहर भी होगा एहतजाज। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब की मैंने बात कर ली जा रहा है। इसी तरह बहुत से और रहनुमा हैं, बहुत से पोलिटिकल पार्टीज हम देख रहे हैं जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं, लेकिन ज़रा सिस्टम ने आगे बढ़ना है, सिस्टम ने आगे है। हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, क्योंकि इससे पहले तो बात ज़्यादा सियासी मौसम की हुई है। लेकिन आप ये देखें सबीन के जो बारिशों का स्पेल तकरीबन ख़त्म तो हुआ, लेकिन अगर हम गवादर की बात करें, बारिश भले थम गई लेकिन हालात मामूल पर नहीं है। वहाँ के बाजार, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के घर, बारिश का पानी अभी भी जमा है, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं, मार्केट्स बंद हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ 5-5 फीट तक पानी जमा है। और सिर्फ गवादर की बात नहीं, अगर हम बलूचिस्तान से और इजला उसकी बात करें, वो चाहे कोयटा की बात करें, वैसे कोयटा में 5 साल बाद बर्फबारी हुई और इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हालात बड़े मुतासिर हैं। इस तरह केपी शाराए कराकोरम की बात करें, लैंडस्लाइडिंग, वो रास्ते बंद हुए, पाक फौज, रेस्क्यू इदारे इंदाजी सरगर्मी वहाँ पर जारी हैं। इसी तरह बहुत सारे मकामात, अगर कुरम एजेंसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दीर बाला, चलास, मेहमन पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं, राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, शहरों को मुश्किलात का सामना है। और अभी कुछ देर पहले मैं देख भी रहा था विजुअल, स्पेशली चित्राल साइड के, लवारी टनल के दोनों अतराफ के, कि वहाँ पर जिस तरह बर्फबारी वहाँ पर हुई है, भले वहाँ पे मशीनरी मौजूद है लेकिन ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली रेस्क्यू टीम्स जो है वो काम कर रही हैं, अपना कोशिश ज़रूर कर रही हैं, बट ऑब्वियसली जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है वेदर की तो उसमें वो कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन आप अपनी एहतियात भी करें, मैनेजमेंट अपना काम करिए, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। ट्रैवल कर रहे हैं, वीकेंड आता है, हमें पता होता है कि सब ने जाना है, कहीं ना कहीं निकलना है, तो अपनी गाड़ियाँ, ऐसी वीडियो सामने आती, कुछ चेन्स नहीं लगाई हुई गाड़ियों पर, गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं और कुछ गाड़ियाँ तो एक बुरे हादसे से बची हैं, और ऐसी काफ़ी वीडियोज़ हमारे सामने आती है। तो अपना ख्याल खुद रखें, सिर्फ मैनेजमेंट पे मत डिपेंडेंट रहें। और इट्स फाइन कि अगर आप अपने इलाके में बैठ के, अगर बाहर सेफ नहीं है मौसम, अब घर में बैठ के अपना मौसम एंजॉय करें, जो आपको अल्लाह ने उस वक्त
दिया हुआ है जिस इलाके में आप हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब कराची की बात भी कर लेते हैं समीन ज़रा। कराची से मुतालिक जिस तरह पूरे वीकेंड पे था, बारिश वाला मामला भी था, लेकिन एज सच वहाँ उस तरह से हमने देखा कि पानी जमा बहरहाल नहीं हुआ, विच इज़ गुड। वरना नॉर्मली हम कराची में देखते हैं कि पानी ज़्यादा जमा हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें हम शामिल करते हैं और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया नेवाडा की बात करते हैं। और नेवाडा और कैलिफोर्निया में शदीद बर्फानी तूफान ने ममरात ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी हैं। दोनों रियासतों में बड़ी शाहराहों और जो स्की रिजॉर्ट्स उनको बंद कर दिया गया है, जबकि 15,000 से ज़्यादा अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर बर्फानी तूफान की जद में है। 305 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं और शहरों को बर्फानी तोदे गिरने के खतरे से खबरदार किया गया है। तवक्को जाहिर की जा रही है कि तूफान में कम से कम 10 फीट तक बर्फ पड़ सकती है। तो चलें, ये मौसम था जो हमने आपको बताया पाकिस्तान का कैसा था। और जाहिर है इस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया में जहाँ जहाँ जो विंटर वेदर होता है वो हार्श होता है, वो हार्श जरूर है। अब जरा बात करते हैं किसके नाम रहा? वीकेंड तो मुझे लगता है अंबानी के नाम रहा, अंबानी फैमिली के नाम रहा। मुकेश अंबानी, जाहिर है उनके बेटे की शादी, सोशल मीडिया पर धूम मची रही उसकी, और अभी तक उसकी वीडियोज़ वगैरह सब सामने आ रहे हैं कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद ने चिड़ियाघर की सैर की। वहाँ पे सफारी थीम वॉक में उन्होंने जो है बिल गेट्स और मार्क ज़ुकरबर्ग, उनको भी हमने देखा कि किस तरह से मशहूर जितनी भी शख्सियात थी उन्होंने हिस्सा लिया। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की खुसूसी परफॉर्मेंस भी हुई वहाँ पर। अच्छा, अब मुझे वो स्टेटमेंट याद आती है शाहरुख खान की, उन्होंने पूछा कि हम तीनों खान्स को क्या कभी एक साथ देखेंगे? तो शाहरुख खान ने आगे से ये जवाब दिया था कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बताएं। तो अब ये वो मोमेंट आया कि बड़े ही अरसे के बाद, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ एक स्टेज पर हमें नजर आए हैं परफॉर्म करते हुए। तो ऑब्वियसली अंबानी के अलावा उन्हें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसी वजह से हुआ। अच्छा, एक और चीज़ जिसका लोग बहुत ज़्यादा तस्करा भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा बॉलीवुड जो था वो उन्होंने एक बस में ट्रैवल करवाया। चिड़ियाघर की। अच्छा, बहुत मीम्स भी बन रही हैं सवीन, जैसे मार्क ज़ुकरबर्ग से मुतालिक बन रही थी कि पहली बार उनको अमीर दिखाया गया है। अच्छा। बाय द ड्रेसिंग ही वाज कैरिंग, अदरवाइज वो बिल्कुल ही मिनिमलिस्ट अप्रोच के साथ होते हैं, बिल्कुल एक टी-शर्ट में होते हैं। अच्छा, बिल गेट्स ने बड़ा अच्छा उनके साथ एक पिक्चर लगाई मार्क ज़ुकरबर्ग के साथ, और वहाँ पर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि जब ड्रेसिंग की बात आती है किसी भी इवेंट के लिहाज से, तो जो हमारे जो इनको कहते हैं ज़क्स जो हैं, ही इज एक्चुअली बेस्ट एट इट। तो खैर, बहुत सारे तबसरे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी वीडियो परफॉर्मेंसेज, खुशियाँ वो हमने वहाँ पर देखी। और जिस तरह से अंबानी फैमिली ने तमाम लोगों का इस्तकबाल किया वो बहुत अच्छा था। टेंट्स का सेटअप लगाया गया था, और ये वैसे बड़ा एक मुनफरिद सा आइडिया था कि वो होटल से लग्जरी से निकाल कर एक दूसरे दुनिया में सबको लाएगा। तो जामनगर, हाँ, जामनगर बहुत सजा सा है इस वक्त। तो मेरे पास टाइम नहीं था। He insisted सबिन के प्लीज आप आए, लेकिन सबिन बस टाइम नहीं है। लेकिन चले, आपने अच्छा उनके हवाले से खबर शेयर मैंने मैंने खबर शेयर कर दी। मैंने कहा ठीक है, ये मैं इतना ही कर सकती हूँ कि मैं खबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फाइन, बढ़ते हैं आगे। कोटली आज़ाद कश्मीर खबर यहाँ से हमारे पास, जहाँ जो मकामी अफराद हैं उन्होंने नायाब नस्ल के 2 अस्दहे पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक जो दोनों अस्दे हैं ये नायाब नस्ल के इंडियन पाइथन हैं, और इस नस्ल के अस्दे इंसानों पर हमलावर नहीं होते, जहरीले नहीं होते। और वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने पकड़े जाने वाले दोनों अस्दों को बहिफाजत रेस्क्यू करके आबादी से दूर छोड़ दिया है। ये आपको विजुअल उसका हम दिखा भी रहे हैं। देखने में खतरनाक, बहुत खौफनाक, लेकिन ये हमलावर नहीं होते, खतरनाक नहीं होते। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं अब एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आएंगे तो और बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए लेके आएंगे। स्टे विद अस। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को मिसाके मईशत के साथ साथ मिसाके मुफ़ाहमत की भी दावत दी। फिर कहा था कि आओ मिलकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। उन्होंने बिजली और टैक्स चोरों के मसाइल का खुसूसी जिक्र किया और मसाइल का जड़ से खात्मा करने के साथ साथ होनहार बच्चों को बेहतर तालीम देने, अमन व अमान, सेहत, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट समेत कई शोबों में बड़े बड़े वादे किए। शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में बनने वाली नई हुकूमत इन वादों की तकमील कैसे करेगी और इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क के, कैसे उनसे निपटेगी, इस पर आज हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी नसीम ज़ारा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नसीम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए इस हुकूमत में, हुकूमत को चलाना या जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करना?
जी, ये दोनों चीजें साथ साथ ही चलेंगी। यानी हुकूमत को जब ही चला पाएंगे, अगर ये जो चैलेंजेस हैं उनको ये पूरा कर पाएंगे। और जो चैलेंजेस की बात है, सबसे पहले मुझे कहने दें, जो उन्होंने कहा कि मिसाक के मुफाहमत करें, ये बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया। और मईशत जो है वो तो हर एक जानता है कि कुछ बरस से ये बहुत ही इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर पाकिस्तान जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है। मुफाहमत इसलिए लाजमी है क्योंकि जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके बगैर आप मईशत की तरफ नहीं बढ़ सकते माने खेज तरीके से। और जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, मुफाहमत पर आते हैं हम तफसील में, लेकिन मईशत पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछली जो हुकूमत थी, जो केयर टेकर थी, उसमें वी हैड वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा थी। FBR के उन्होंने रिफॉर्म्स का किया, उन्होंने पूरा शी ब्रॉट बेस्ट प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में। और उसके बाद उनको जब उनका जो काम था वो रोका गया, तो आई हैव इट ऑन गुड अथॉरिटी कि उन्होंने आर्मी चीफ से बात की। आर्मी चीफ ने कहा कि जी अच्छा, इसका हम कुछ करते हैं। फिर जो भी कुछ हुआ, फिर काबीना ने उसको अप्रूव किया जो FBR के रिफॉर्म्स थे। लेकिन फिर क्या हुआ, FBR के रिफॉर्म्स को जाके हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। तो एक तो ये है मामला, अगर आप मईशत को ठीक करना चाहते हैं, आप इन मामलात को कैसे निपटेंगे। दूसरा मामला ये है कि आपके मुल्क के जो अपने लोग हैं, बाहर की तो इन्वेस्टमेंट की बात बाद में होगी, आपके अपने लोग, आप जानते हैं कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, कितना मवाद हमारे सामने है रिलायबल, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के और जो इलाके हैं उन पर, तो उस पर उनको तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, तीसरा जो मामला है वो ये है कि अगर मैं ऑस्टेरिटी पे आऊं तो शहबाज शरीफ साहब, वो आई डू थिंक कि इन दिस सिचुएशन वो उनकी एबिलिटी संभालना सिचुएशन को यकीनी तौर पे इसलिए है क्योंकि वो लोगों को साथ लेके चल भी सकते हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल जो एक सीन है उसको भी सही तरीके से चला सकते हैं, वो कॉम्पिटेंस के लिए भी जाते हैं, ही डज ऑप्ट फॉर कॉम्पिटेंस। लेकिन ये जो मामलात हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है और मतलब आपके पास मईशत का कितना बड़ा एक सीरियस मामला, आपको मालूम है इन्होंने जनवरी 2023 में नासिर खोसा साहब की सदारत में कि इन्होंने बनाई ऑस्टेरिटी जो कमेटी बनाई थी, उस ऑस्टेरिटी जो कमेटी थी उसने 11 उस पर सफ़ों पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट लिखी। जरा कोई पूछे कि वो कहाँ गई रिपोर्ट, जीरो उसका हुआ। उसमें मसलन ये था जो प्लॉट्स देते हैं वो एक एक दें, ये ना, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल जो मामला है उस पे को जो चैलेंज है, आपको मालूम है कि आई कैन टेल यू पर्सनली, आई हैव बीन टॉकिंग टू पीपल, पिछले साल के आखिरी यानी 2-3 महीनों में हमसे कहा जा रहा था ये तो मतलब PIA बिल्कुल इसकी निचकारी हो जाएगी। फिर ये कहा गया जो एयरपोर्ट्स का मामला है, वी गॉट द बेस्ट पीपल, हमने IFC वगैरह को लिया है, वो बस अब बिल्कुल आप देखें कि ये हम दे देंगे, वी विल बी हैंडिंग दीज एयरपोर्ट्स टू 2 और 3, वो जो कंपनीज जो दुनिया जहान की प्रैक्टिस है, इट वाज अ गुड। और ये इमरान खान साहब के दौर में तो जाहिर है ये सारी चीजें हमने देखी कि जो बातें की गई थी हुकूमत की तरफ से वो बातें पूरी नहीं हो सके। वो वादे पूरे, तो अभी के वादे जाहिर उन पे सवालिया निशान है और लोग इस शक व शुबात में है कि अब वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, स्पेशली इस वक्त मुल्की मईशी हालात इस वक्त अगर हम देखें। अच्छा नजीम साहिबा, जिस तरह से हमने पार्लियामेंट का हाल देखा, किस तरह से नारेबाजी हो रही थी और कुछ अनएथिकल हरकत हमें नजर आई हैं जो कि मैं जिनका जिक्र भी नहीं यहाँ पे करना चाहूँगी, चाहे वो खवातीन के साथ हो चाहे वो मर्दों के साथ हो, और खूब नारेबाजी वहाँ पर हुई है। अब इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देखती है कि मुल्क कहाँ पर खड़ा है, हुकूमत मुंतखब हो रही है, आपका वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो रहा है, लेकिन इस तरह की नारेबाजी, तो क्या ऐसे हालात में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी? ये कब तक आप देख रही हैं ड्यूरेशन? देखिए, मुद्दत पूरी का जहां तक ताल्लुक है वो तो शायद हो ही पाए क्योंकि पीपल्स पार्टी पर इनका सबसे ज्यादा इन्हिसार है एज ए कोलिशन पार्टनर। मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे किसी वजह से निकलेगी। देखिए, दो मामलात हैं, एक तो मुफाहमत की तरफ आते हैं जो जिसका शहबाज शरीफ साहब ने बात की और बड़ी अच्छी बात की,
लेकिन मुफाहमत में देखिए 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं। इसमें तो कोई आंख बंद करके सबको पता है कि पीटीआई के साथ क्या हुआ, उसको हर तरीके से कुचलने की कोशिश की गई। इट स्टिल इमर्ज्ड एज अ पार्टी। देखिए 92 लेके सीट्स बैठी है अंदर पार्लियामान में। अच्छा, अब ये जहां तक ताल्लुक है उनके जो शिकायत हैं फॉर्म 45, आप और मैं तो नहीं ये कह रहे ये कोई हमने अपनी जहनी इख्तिरा तो नहीं है जर्नलिस्ट की, ये तो सियासतदान कह रहे हैं, ये चाहे मुस्तफा खोकर साहब है वो कह रहे हैं, ये जो और पार्टीज है, ये तो उस मामले को यू कैन नॉट ब्रश इट अंडरनीथ द कार्पेट। एक ये मामला, इसको किसी ना किसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को अपनी यानी जैसे वो चाहते हैं मुल्क आगे बढ़े, उनको इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन और फिर कोर्ट्स में इसका रोल है, लेकिन किस हद तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सकती है और किस हद तक फोर्सेस उसको प्रिवेंट करती हैं, वो भी हमने देखना है कि ये मामला एक सही तरीके से आगे बढ़े। दूसरा जो बड़ा इशू है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो FIR रिपोर्ट्स जो सीएम बने हैं KPK के, उनकी 10,000 बातों से इख्तलाफ है, उनके जो तरीके थे उससे बहुत इख्तलाफ है, उनकी पॉलिटिक्स से। लेकिन ही सेड समथिंग जिसका हम खुद देख रहे हैं पिछले साल से, पिछले 8-10 महीने से जो FIR काटे गए हैं पीटीआई के लोगों के खिलाफ, इतने मुहम्मल हैं, इतने बेबुनियाद है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डॉक्टर शीरीन मजारी इस्लामाबाद में अपने घर में बैठी हैं और उनके खिलाफ FIR कटा के उन्होंने जी वहाँ खारिया में जो वहाँ की सड़क थी उसको ब्लॉक किया। और मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, और ऐसी बहुत सी मिसालें, ऐसी बहुत सी मिसालें जा रही है, कोर्ट भी कर रही हैं। मेरा कहने का मुझे कहने देंगे, मुझे प्लीज जी प्लीज कि क्योंकि देखिए अगर आप इस प्रोग्राम में चाह रहे हैं कि मामलात को डिस्कस करें, कि मुल्क हम सबका है ना, हम चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े, तो ये जो मामलात हैं हमें हल होने चाहिए। मीडिया के जो नहीं, हमें आइडेंटिफाई करने और ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करने, कहानी और गपशप पे नहीं, जो हकायक है एब्सोल्युटली राइट। और इसी पर नसीम साहब मैं ये सवाल करना चाह रहा था आपसे, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप हाईलाइट कर रही हैं और ज़रा ये वक्त की ज़रूरत है कि इनको हाईलाइट करने के बाद हल किया जाए। एक अच्छा वर्किंग रिलेशन कैसे बन सकता है पॉलिटिकल पार्टीज का साथ बैठना, चूंकि अगर यही आवाज़ उठती रहेगी नहीं जी हम नहीं साथ बैठ सकते, हमारी आइडेंटिटी का मसला है, हमारी पॉलिसी का मसला है, तो अगर यही हम अपना रवैया रखेंगे, साथ नहीं बैठेंगे, बात नहीं करेंगे, तो हल तो नहीं होंगे ना मसाइल। तो हम सबको किसी ना किसी तरह से अपनी अपनी पोजीशन से आगे पीछे होना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक अगर हम देखें ना, पीटीआई इज रियली द एलिफेंट इन द रूम इन द सेंस के जो मामलात को आगे बेहतरी की तरफ जा सकते। ये मुझे कहने दें कि पीपल्स पार्टी भी थोड़े दिनों में जब लोगों पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे तो आप ये याद रखिएगा पीपल्स पार्टी सबसे पहले बोलेगी, क्योंकि वो बोलेगी, उसका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो एक वो प्रेशर है। दूसरा, आपने पार्लियामान को कैसे चलाना है। अब पीटीआई जो है वो उसने समझ के ये हरकत की कि वो पार्लियामान में आ गए, क्योंकि इतनी इन्होंने बेवकूफ़ी और ब्लंडर्स किए थे जो छोड़ के चले गए थे वहाँ पंजाब असेंबली और KPK की गवर्नमेंट। आई मीन दोज वाज ह्यूज पॉलिटिकल ब्लंडर्स। अब सीख के ये वापस आए अंदर। अच्छा, वापस अंदर आए तो ये जो कहा जा रहा था कि जी उमर अयूब साहब को वक्त नहीं मिला कि वो बात कर पाए असेंबली में। अब एक तो द कंडक्ट ऑफ द असेंबली, और अयाज सादिक साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स एज स्पीकर। उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तहजीब तरीके से चलते हैं, तो एक अंदर कॉन्फिडेंस पार्लियामान में हो। दूसरा, देखिए ये नहीं हो पाएगा कि आप बस कहीं मुफाहमत हो और बस बात करें, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको तो एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि जाहिर बड़ा जरूरी है। और जी नसीम साहिबा, ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें लेने बड़ी ज़रूरी हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। नून लीग ने मुश्किल तरीन सियासी और इक्तिसादी हालात में हुकूमत का बोझ उठा लिया है और ये ज़ाहिर है अपना डिसीजन भी था। और शहबाज शरीफ की वज़ारत मुंतखब होने के बाद अब अगले मरहले में वफाकी काबीना की तश्कील कैसे की जाएगी और ये देखना अब होगा कि इत्तेहादी हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे।
क्योंकि अब सारी नज़रें जो हैं वो इसी के ऊपर हैं कि क्या खतोखाल होगा और मुल्की चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जाएगा। तो ये तैयारियां अब कैसी हो रही हैं और क्या स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जो वादे किए गए हैं वो वादे किस तरह से पूरे होंगे, इसी बारे में बात करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साहब, शहबाज शरीफ दूसरी बार ज़ाहिरा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, पहले तो मुबारकबाद हो पाकिस्तान को भी और ज़ाहिरा आपकी जमात को भी। अब अपने खिताब में बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं, इन वादों की तकमील के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? क्या वादे वादे ही रहेंगे या फिर इसको अब प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत बनाना तो है मेरे ख्याल में शायद काफी आसान था अगर नंबर से जब देखें। असल इम्तिहान जैसे आपने अभी अपने जो में बात की ना, असल इम्तिहान तो अब शुरू होगा और उसकी एक बड़ी वाज़ेह सी शक्ल सामने नजर आएगी जब आप अपनी एक मुंतखब टीम को सामने लेके आएंगे। और फिर ये मैं अक्सर ये बात कह रहा हूँ कि देखें, बात यह है कि इस मुल्क में अब ज्यादा देर नहीं हो सकती, अब आपको अपनी सिमत वाज़ेह करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। इस वक्त जो हालात हैं वो मेरे ख्याल में काफी सख्त हालात हैं और इसमें आप मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर मैं वापस उसी तरफ आ जाऊं तो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा जब आप अपनी काबीना तश्कील देंगे ना, उनके नामों के साथ, उन शख्सियात के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हो। तो अकेला वज़ीर-ए-आज़म तो कुछ नहीं कर सकता ना, जब तक उसकी वो सारी टीम जो है वो इतनी एबिलिटी रखती हो, वो इनपुट दे अपनी और फिर डिलीवर करे। और डिलीवरेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। उसमें एक दूसरे की बात की है, थोड़ा सा तवक्कुफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस माशी हालात जो है, अंदरूनी माशी हालात तो इतने अच्छे नहीं है। अब देखना यह है कि बैरूनी कुव्वतें जो कि पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ सकती, वो पाकिस्तान के लिए क्या करती हैं आगे बढ़ के। एक साल, लेकिन जब से होश संभाला यही जुमला सुना, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी सी मुश्किल है, आगे आसानी है, आगे बेहतरी है, अभी मुश्किल फैसले। हुकूमत जिसने भी बनाई हमने यही सुना, माजी की गलतियां हमें सुधारनी है, वक्त लगेगा। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत की बात की, ज़रा बहुत अहम बात है। मफाहमत की बात करना तो अहम, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेना होगा। सिर्फ तकरीर में कह देना कि मफाहमत करनी है, ज़रा उससे मसला हल होगा नहीं। ये कितना अहम है कि इस वक्त जितनी भी जमातें हैं उन सब का मिल बैठना, भले कोई कहता रहे कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा साथ, लेकिन मनाया जाए उनको कि नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं पाकिस्तान के पास, बैठना होगा। ठीक है, हुकूमत में कोई साथ हो ना हो, ऑपोजिशन में कौन है डजंट मैटर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी हैव टू सिट टुगेदर। कैसे मनाया जाएगा? आप बिजा करवा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बैठना तो फिर अगर सब लोग इस बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचें, तो मेरे ख्याल में फिर अपनी जात से बढ़ के आगे उठ के सोचना होगा। फिर अपनी अना को, अपनी पसंद नापसंद को आपको पीछे रखना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान की सोचेंगे। और अगर आप जातियात में फंसे रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में शायद आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको अर्ज करूँ, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मफाहमत होनी चाहिए, लोगों के साथ बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, मामला को तय करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि हुकूमत आपके पास है, आपको अपनी तवज्जो, पूरी तवज्जो आपको पाकिस्तान के मसाइल की डिलीवरी के लिए, ये भी बहुत अहम बात है। मैं फिर आपकी वही बात आ जाएगी जो आपने इरशाद फरमाया ना कि ये बातें सुनते रहे आप पिछले 70 साल की बातें सुन रहे हैं, फिर वो बातें ही रह जाएंगी। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, मैं बसीयत एक सियासी वर्कर की बात करूं, अब ज्यादा वक्त नहीं है, हम लोग थक गए हुए। जैसे आप बातें सुन के थक गए ना, इस तरह आम आदमी भी बातें सुन के थक गया। ये सही बात है, आप किसी से सवाल कर लें, वो सब यही कहते हैं कि अब हम थक गए हैं, वी नीड समबडी जो डिलीवर करे, वो कोई भी हो। और ये बड़ी अहम बात है कि सवाए तनकीद के हमने और कुछ इस मुल्क में देखा नहीं है। जो हुकूमत में आता है वो अगर काम करना चाहे तो अपोजिशन तनकीद करती है, हालांकि तनकीद ज़रूर करें लेकिन तामीरी तनकीद होनी चाहिए। एक बात और सर, NRO, ये शोर कई सालों से हमने सुना है। ज़ाहिर है जो हुकूमत में हो वो दूसरे के बारे में ये बात करता है कि उसको NRO नहीं मिलेगा। अब ऐसे में अता तारड़ साहब ने एक बात की है कि बानी PTI को NRO नहीं दिया जाएगा। क्या मांग रहे हैं वो NRO? बात ये मेरे ख्याल में मैंने अभी आपके सामने अर्ज की है, इन बातों पे आपको तवज्जो मरकूज नहीं करनी है। आपने
आप इन बातों को छोड़ दें, बस एक पुश डाल दें। पहले आप इस मुल्क को संभालने की कोशिश करें। पता नहीं है, एक तो मुसीबत ये है कि NRO किसने इजाद किया था और क्यों किया था, उसके पीछे क्या अमल थे, मेरी समझ से बाहर। ये बात बहुत हमें ये सवाल भी इसलिए किया सर कि अगर ये NRO, ये चोर चोर के नारे, ये स्पीचेस में ऐसी बात करना, ऐवान के अंदर तस्वीरें ला के फिर ऐसी नारेबाजी वो जिसकी तरफ से भी की जाए, आप भी कहते हैं कि सर ये गलत है? आपकी बात और मेरी बात अगर सुनी जाए या कहीं पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में शायद ये बेहतर होगा कि हुकूमत पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होती है। बर्दाश्त करना, तहम्मुल करना और दरगुजर करना, ये अपोजिशन का तो काम ही यही है ना, आपको आपके रास्ते से भटका देना, आपको कमजोर कर देना, आपकी तवज्जो को दूसरी तरफ मजबूर कर देना। आपने ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आप अपना रास्ता खराब करेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आपके चैनल्स पे बात कह रहा हूँ कि हमें अपनी पूरी कुव्वत और पूरी तवज्जो हमें उनके नारों के जवाबों पे नहीं, अपने काम के ऊपर होना चाहिए। जाहिर है बहुत ज्यादा जरूरी है कि काम करना चाहिए, डिलीवर करें, बट एट द सेम टाइम ऑपोजिशन का रोल, जैसे आपने बताया, ऑपोजिशन का काम जाहिर है टफ टाइम देना है हुकूमत को ताकि हुकूमत डिलीवर कर सके। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो फिर तो जाहिर है हुकूमत जो चाहे वो करती रहेगी। अच्छा रोहेल साहब, अब जरा बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। वो भी कहते हैं जी हुकूमत नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा जी पार्लियामान ने अपनी हैसियत खो दी है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से आ रही है, नून लीग की तरफ से बड़ी बनाने की उन्हें कोशिश की गई, अभी तक वो माने नहीं है। आगे क्या देख रहे हैं आप मौलाना साहब के साथ नून लीग का फ्यूचर? देखिए, बुजुर्ग हैं, एक जमात के सरबराह हैं, मेरा बनता नहीं उन पर बात करना, और मैं समझता हूँ कि हमें उनको अपनी तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। फिर हम में और किसी में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ ये इतनी बात करूँगा कि हो सकता है उनकी दिल आज़ारी हुई हो, उनको झटके लगे हों, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो हालात है उनको सामने रखते हुए उनको भी एक मैच्योर और पाकिस्तानी होने का एक सबूत देना चाहिए और आगे बढ़ के बेशक हुकूमत में शामिल ना हो, ना हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन अपने तजर्बे से, अपनी सारी जो एनर्जी है उससे वो हुकूमत को और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने की कोशिश करें। तारीख दान बड़े खूबसूरत अल्फाज में उनका तस्करा करेगा। तो इस तरह अगर आप तनकीद सिर्फ देखिए, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश कर दूं, अगर मैं यहाँ बैठ के हुकूमत की या मुल्क में जो इस वक्त खामियां खराबियां मैं बयान करनी शुरू कर दूं, तो मेरे ख्याल में शायद बहुत ज्यादा लंबा वक्त चाहिए, आपका सेगमेंट इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये बात करनी चाहिए कि इस चीज को आप खत्म कैसे कर सकते हैं, आप इस पे काबू कैसे पा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए। अब लोग, मैंने जैसे आपको अर्ज किया, अब आप लोगों को दिलासा नहीं दे सकते। अब आप उस नीच पे पहुंच गए कि हालात जो है आपके काबू से बाहर है, लेकिन आप उस पर तवज्जो करें। बस आप इस पे तवज्जो ना करें कि कौन नाराज है, कौन किसको आपने मनाना है, वो एक बिल्कुल ठीक है जी, हुकूमत का काम है डिलीवर करना, बट ऑब्वियसली जो इब्तदाई चंद माह होंगे वो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन भी करेंगे, चैलेंजेस है सामने, और नून लीग देखते हैं शहबाज शरीफ साहब कैसे इससे निपटने की कोशिश करेगी। शेख रोहेल असगर साहब बहुत शुक्रिया हमारे थे। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। PIA आपका शुक्रिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 और मुलाजमीन PIA की परवाज़ों पर कनाडा पहुंचे और गायब हो गए, जिसमें से एक ने कहा थैंक यू PIA। यानी गुज़श्ता हफ्ते की मैं बात करें, इस्लामाबाद से कनाडा जाने वाली एक फ़्लाइट, उसके हमले में शामिल खातून फ़ज़ाई मेज़बान मरियम टोरंटो पहुंचते ही गायब हो गई और अपने कमरे में यूनिफॉर्म के साथ एक नोट लिखा और उस पर लिखा हुआ था PIA थैंक यू, जिससे हमले पर यह इंकशाफ हुआ कनाडा में ही वो रिपोर्ट हो गई, जिससे हम आम ज़बान में कहते हैं वो स्लिप हो गई हैं। यानी कहीं और स्लिप नहीं हुई, मैंने स्लिप से मुराद है कि निकल गई हैं। और कुछ ही दिनों बाद एक और फ्लाइट स्टुअर्ट जिब्रान बलोच टोरंटो में स्लिप हो गए। हालिया बरसों में PIA मुलाजमीन का इस तरह से बैरून मुल्क गायब होने के जो वाक़यात उसमें इजाफा हुआ है। तो आज हम ये ज़रा जानेंगे कि ये सारे कनाडा में जाके क्यों गायब होते हैं और अब तक हमारी हिस्ट्री क्या बता रही है। कितने ऐसे फ़ज़ाई मेज़बान हैं जो कि कनाडा गए लेकिन फिर वापस नहीं आए। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला साहब साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। ये हो क्या रहा है सर, सारे कनाडा जाके स्लिप क्यों होते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे जितने वेस्टर्न मुल्क हैं या जो कि आप डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, उसके अंदर
कनाडा की असाइलम गिविंग की जो उनकी पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा नरम है। ओके। ज़्यादातर मुल्क जो कि वेस्टर्न मुल्क हैं वो आपको बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर हमारे बॉर्डर के अंदर आके आपने असाइलम किया या आप अगर इलीगल पहुँचे और इलीगल पहुँचने के बाद आपने लीगल तरीके से अपने आप को असाइलम या कोई और देने की कोशिश की तो वो एंटरटेन नहीं होगी। कनाडा बेस्ड ऑन देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड या जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वो इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई उनके बॉर्डर के अंदर पहुंच के सियासी पनाह की दरख्वास्त करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसको वापस नहीं करेंगे। और वो उसको जो है वो इमीडिएटली फर्स्ट रिलीफ के अंदर ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर 2-3 महीने की वो उसके साथ आपको सपोर्ट भी मिलती है असाइलम लेने के लिए। ये एक डोरवे अनफॉर्चुनेटली बन गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरह के बहुत सारे और जो इस खत्ते के ममालिक हैं या जो डेवलप नेशन है वहाँ के लिए या वहाँ के लोगों के लिए कि वो किसी तरीके से कनाडा पहुँचते हैं और वहाँ जाके असाइलम या सियासी पनाह वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। हमें ज़रा थोड़ी सी बात थोड़ी अजीब सी लगती है बिकॉज अब हमारे मुल्क से लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कनाडा में किसी से पूछें तो वहाँ पे एक बड़ा रेगुलर तरीका है इस तरीके से जाके वहाँ पे किसी न चाहे अमेरिका के रास्ते या किसी और तरीके से आप कनाडा पहुँचें और पहुँचने के बाद आप वहाँ पे सियासी पनाह की दरख्वास्त करें। ओके, इट्स नॉर्मल इन कनाडा। इट इज़। वहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने कहा कि लिबरल है तो लिबरल के अंदर होता है कि लोग इवन चूँकि अमेरिका का वीज़ा लेके भी लोग कनाडा के बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और वहाँ पे जाके वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज अमेरिका में इलीगल तरीके से लीगलाइज होना बहुत मुश्किल है। कनाडा के अंदर इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। अच्छा, अब ज़ाहिर सवाल ये उठ रहे हैं कि पीआईए की अपनी मैनेजमेंट क्या कर रही है? ऐसे कैसे इतनी आसानी से अमला जाता है, अमला वहाँ पे स्लिप हो जाता है और उसके बाद बस एक खबर चल जाती है कि, क्योंकि हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं पिछले चंद माह के अंदर, तो एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस हो क्या रहा है? और जो पहले केसेस हुए क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है अभी? देखें, मैं ये बात बिल्कुल एडमिट करूँगा कि हमारे लिए बहुत एक दर्दसरी का सबब बना हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली नुकसान अपनी जगह के ऊपर जो इस तरह की बदनामी होती है वो भी बिल्कुल सही बात नहीं है। देखने बहुत सारे इसके ऊपर एफर्ट्स लिए गए हैं और मतलब फ्रॉम प्रोफाइलिंग से लेके कि आप एक इस तरह के लोग जिनके पाकिस्तान में लिंकेज इस्टेब्लिश हैं, जिनकी फैमिलीज़ हैं, उस तरह के लोग जो कि कंपैरेटिवली एक बहुत अच्छी सर्विस पीआईए के साथ 15-15, 20-20 साल की मुकम्मल कर चुके हैं। 50 साल से ऊपर का क्रू को भी हमने किया, तो हमने मुख्तलिफ उसके ऊपर प्रोफाइलिंग करके उनकी जो करियर रिकॉर्ड के ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड उस हिसाब से रुका नहीं। अब ऑब्वियसली हम कोशिश करें कि इसको लीगल चैनल से हम इसको किसी तरीके से कटेल करें। देखें, होता ये है कि हमने पहले पासपोर्ट भी रखवा लिए थे, वंस वो पाकिस्तान छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप जो मर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें उसका फायदा नहीं है ना। ठीक है, अनलेस अगर वो मुझे एक और चैनल वाले ऊपर बोल रहे थे कि आप अगर इनको ब्लैक लिस्ट करें और पाकिस्तान आएंगे तो पकड़े जाएं। जब पाकिस्तान आएंगे तो अपने पासपोर्ट पे तो नहीं आएंगे, वो ज़ाहिरी बात है 4-5 साल की नेशनलाइजेशन के बाद आएंगे अगर वो आएंगे। अदर दैन दैट जब इस तरह सियासी पनाह लेते हैं तो पाकिस्तान वो फिर आते नहीं है बिकॉज उनका केस ख़राब होता है ना। उन्होंने तो इसी बेस के ऊपर सियासी पनाह की दरख्वास्त दी हुई होती है कि पाकिस्तान में उनको किसी किस्म का ख़तरा है या पाकिस्तान में वो रहने के काबिल नहीं है, तो उस हिसाब के बाद वो वापस पाकिस्तान आते नहीं है, तो अब यहाँ पे कार्रवाई को बनती नहीं है। मैं पर्सनली और प्लस मेरी इंतज़ामिया भी, हम अब कैनेडियन हुकाम और कैनेडियन पुलिस के साथ हम इस तरह के राब्ते में। देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि वो लोग, जिससे मैंने कहा ना, इंसानी हकूक़ के एक डिफरेंट स्टैंडर्ड के ऊपर काम करते हैं। वो अपनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हमसे आके कोई मदद मांगेगा तो हम उसको देंगे, मेरिट पे देंगे, उसका एक प्रोसेस है वो पूरे हिसाब से देंगे, लेकिन हम उसको चीज़ करेंगे। हमें कंसर्न इस बात पे ये है कि यहाँ से लोग जा रहे हैं और यहाँ से ओवरऑल हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर मुल्क की बदनामी है बिल्कुल होती है। जिसके ऊपर हमें कितने फ़ज़ाई मेज़बान ऐसे अब तक जो स्लिप हुए हैं कनाडा? देखें, पिछले 1.5 साल में या 1.25 साल के अंदर एक्चुअली ट्रेंड बहुत ज़्यादा बलून कर गया। पिछले साल 7 लोग थे, इस साल 3 अभी तक हो चुके हैं फरवरी के अंदर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले साल कुछ लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने सिस्टम के अंदर से ऐसे लूप होल तलाश कर लिए हैं कि वो उन्होंने एक कंसल्टेंसी सर्विस अपनी तो वो इनको पुश करते हैं, बाकी सबको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे एंड देन। अच्छा, मरियम की फैमिली, उनसे भी ज़रा आपका कॉन्टेक्ट तो होगा, फैमिली क्या कहती है? देखें, ऑब्वियसली जब एक चीज़ या कोई फ़र्द जो है वो चला गया है तो उसके बाद फैमिली उसको जस्टिफाई करती रहती है। उनकी फैमिली के अंदर भी, अब ज़ाहिरी बात है इस तरह मैं डाइवर्ज नहीं कर सकता, लेकिन उनकी फैमिली में भी अपने चैलेंजेस हैं। उनका मेरे ख्याल में एक 3 साल का 4 साल का बेटा भी है जिसको वो यहाँ पे वो छोड़ के गई हैं। अच्छा। इसी तरह जो अभी जो पिछला वाला क्रू है उसकी फैमिली के अंदर भी फैमिली यहीं पीछे रह गई है, वो खुद वहाँ पे चले गए। सो फैमिली के अंदर इश्यूज होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी उन्होंने ये फैसला खुद से एक तरफा तौर के ऊपर लिया और वो वहाँ पे चले गए। अच्छा, वैसे अब्दुल्ला साहब, भी जो फ़ज़ाई मेज़बान हैं, मैं जनरली इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ये कि क्या तनख्वाहें अच्छी नहीं हैं
क्या पर्क्स अच्छे नहीं हैं, क्या पीआईए इनको इतना अच्छा फैसिलिटेट नहीं करती? कि ज़ाहिर है पीआईए पाकिस्तानी हमारी एयरलाइन है, क्या वो अपने क्रू मेंबर्स को फैसिलिटेट इतना नहीं कर रही कि वो ऐसे फैसले लेने पे मजबूर है? ऐसा शख्स जिसकी जॉब ना हो, चले वो तो ऐसे कोशिश करता है, मैंने देखा भी है, लेकिन वाई पीआईए मेंबर्स? देखें, मैं इस बात से एग्री इसलिए नहीं करता बिकॉज आप ये ज़्यादातर लोग जो हैं ये इस तरह नहीं है कि शायद ये बहुत बेर मिनिमम के ऊपर काम कर रहे हो। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं, पैसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनते लेकिन पैसे बन जाते हैं अच्छा गुजारे के लायक, अच्छा गुजारे वाले पैसे हैं। ये मसला सिर्फ ये है कि ज़्यादातर लोग शायद पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं या वो उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि लास्ट ईयर तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में। सही बात है, नहीं लेकिन मेरा दिमाग अभी वहीं फंस गया है। एक माँ अपने 4 साल बेटे को यहाँ छोड़ कर चली गई। मेरे लिए इस वक्त वो पीआईए की फ़ज़ाई मेज़बान नहीं है, वो एक माँ है जो अपने 4 साल के बेटे को छोड़ के चली गई है। ये फैसला लेते हुए आई डोंट नो कैसे उसने अपने आप को बनाया होगा। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। देखें, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसके बहुत सारे अवामिल है, फाइनेंशियल अवामिल। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर शायद थोड़े से हम इकॉनमी की इस तरह की सूरत हाल है कि लोग ज़रा थोड़े से डिसअपॉइंटेड लगते हैं, लेकिन ये मेन फैसला शायद लोग इसलिए लेते हैं कि लोग अब बाहर सेटल होने की तरफ सोचना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि और ऑब्वियसली ये एक अच्छा रुझान नहीं है और देयर इज नो जस्टिफिकेशन कि आप मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं और आप जाते हैं यहाँ से और आप स्लिप हो जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब्दुल्ला साहब, अब ऐसे में हमने काफ़ी एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस भी देखी हैं, मुख्तलिफ इदारों में भी होती हैं, स्पेशली जब एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जा रहा होता है। एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट होता है और वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं कि अगर ये स्टूडेंट, ये बंदा जाता है दूसरे मुल्क में तो क्या वो वापस आएगा, उसका रुझान क्या है। तो क्या पीआईए में ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि इस शख्स का रुझान क्या है? क्या कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये स्लिप हो सकता है कहीं जाके? देखें, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये जो वाक़यात हैं ये ऐसा नहीं है कि एक ट्रेंड की तौर के ऊपर शुरू से चलते हुए आए हैं। देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाला क्रू जो है या पिछले जो है, इनकी 20-20 साल की नौकरियाँ हैं। दुनिया के हर बेहतरीन मुल्क के अंदर वो उन्होंने ऑपरेट किया, फ्राम अमेरिका से लेके यूरोप का हर मुल्क, फार ईस्ट, चाइना, हर जगह के ऊपर वो जाते रहे और हर जगह के ऊपर आते हैं। पीआईए का क्रू कहीं स्लिप नहीं होता। कनाडा एक वाहिद जगह है जहाँ अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता, जिस तरह मैंने कहा ना, साल सवा साल से आप एक ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि ये काम हुआ है, शायद इसलिए कि एक वो रास्ता खुला हुआ लोगों को नज़र आ रहा है या मुल्क के हालात की वजह से, ये कोई भी उसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये एक कंपैरेटिवली न्यू डेवलपमेंट है, ये इस तरह नहीं है कि नहीं। लेकिन साथ आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी जो कि मैं जिसके ऊपर मैं ज़रा थोड़ा सा फोकस भी करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान में तो पीआईए आपको इसलिए नज़र आती है बिकॉज पीआईए का इकलौती एयरलाइन है जो कि उन मुल्कों में जा रही है, उसके अलावा तो सारे गल्फ़ की ऊपर ही जाते हैं ना। हमारे ख़ित्ते के बहुत सारे ममालिक, हमारे हमसाया ममालिक ऐसे हैं जहाँ का बहुत ज़्यादा क्रू गायब हुआ है। मैं कल परसों ही मैं एक फैक्ट्स निकाल रहा था कि पिछले साल हमारे ख़ित्ते के साउथ एशिया का 40 क्रू गायब हुआ कनाडा के अंदर। So that is a trend which is very universal, especially from this sector. ये अच्छी बात है कि अभी अब एक और लेवल पर मामला उठाया जाएगा, स्टेट टू स्टेट तक इस मामले को देखा जाए। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, साहब मौजूद पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक लेने वापस आएंगे, साथ रहिए। अब हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो अपने टैलेंट और हिम्मत से सहाफ़त और स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए दोनों मैदानों में तवज्जो समेट रही हैं, दोनों में आगे आ गए हैं और खूब नाम कमा रही हैं अपना। हम बात कर रहे हैं मोना खान की, जो पेशे के लिहाज से देखा जाए तो सहाफ़ी हैं, लेकिन एंकरिंग समेत मीडिया के कई शोबों में 13 साल तजुर्बा वो रखती हैं। अच्छा, ताहम सहाफ़ी होने के साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैराथन रनर भी हैं और उन्होंने अब तक काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स से उनमें वो पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। अच्छा, हाल ही में यूनान में मैराथन दौड़ में भी वो शिरकत लेने वाली हैं। पहली पाकिस्तानी खातून, एग्जैक्टली, ये एजाज़ उन्होंने अपने नाम भी किया है। तो मोना इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। आपके आने का शुक्रिया। नवंबर 2023 यूनान में जाके आप भागी, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। पहली खातून पाकिस्तान से जो गई यूनान और मैराथन में आपने हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि हम यूनान की मैराथन की बात करें, वो सबसे दुनिया का मुश्किल ट्रैक है रनिंग के लिहाज से। वहाँ पे जो 21 किलोमीटर इज़ अ हिली एरिया, तो जब हिली एरिया की बात आती है तो इसके लिए जो मैं स्पेशली ऑल द वे, इससे पहले मैं कश्मीर गई थी ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपकी कमिटमेंट हो गई थी तो वहाँ पे इतने, क्योंकि वहाँ पे 70,000 पार्टिसिपेंट्स, 140 कंट्रीज थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम जब पाकिस्तानियों का इमेज की बात आती है इंटरनेशनली, यूनान में कुछ अच्छा नहीं होता।
तो उनको भी लगा होगा ये खातून जो है वो ऐसी आ गई हैं। तो मेरे कोच यूसुफ भी थे। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने रनिंग की और हमने जब पाकिस्तान का परचम लहराया, क्योंकि एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। आप सोचिए इतनी कंट्री से वहाँ हमारे मुल्क का परचम, क्योंकि ये जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कवर भी कर रही थी, जब आखिरी जो डिस्टेंस होता है शुएब में, तो वहाँ पे ज़रा एथलीट के लिए मुश्किल होता है, जैसे 5 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर। लेकिन जब आखिरी डिस्टेंस जब मैंने कवर करने लगी और मुझे ये, क्योंकि मेरे जेब में पाकिस्तानी परचम था और मुझे इतनी बेचैनी थी कि मैं वो डिस्टेंस कवर करूं और स्पीड जो है बढ़ गई। जी बिल्कुल। और वो फिर मैंने तो भागी, और आप यकीन माने रनिंग करते आप रो भी नहीं सकते क्योंकि आपकी ब्रीदिंग जो है कंट्रोल नहीं होगी। तो इतनी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैंने पाकिस्तानी परचम लहराया और फिर मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम हर ज़बरदस्त काम हर मुल्क में जाके कर सकते हैं। और वो ना उसके बाद जो लोग इस नज़र से देख रहे थे कि कैसे भागेंगी, पाकिस्तानी खातून है, और कुछ आके उसके बाद कमेंट्स मिले, ये कोई ऐसी इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ? अच्छा सबीन, मैं आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि मैं एक एंकर भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, क्योंकि हमें ये समझा जाता है हम खवातीन को कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल सकते, हम ड्राइंग रूम से नहीं निकल सकते, मेकअप रूम से नहीं निकल सकते, समझा जाता है सिर्फ। तो आप यकीन माने ऐसा ही था। सिर्फ आप यूनान को तो छोड़ें, यहाँ पे पाकिस्तान में भी मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैंने विद इन 4 मंथ्स इसकी ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि एथलीट रनर जो होते 3-3, 4-4 साल का भागते हैं। तो उनको ये लगा कि मोना जो है बड़े शौकिया जो है वो एक कमिटमेंट कर लिया है, तो मुझे यहाँ से भी एक प्रेशर का सामना था। फिर मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे जो ग्रीक मीडिया है तो उन्होंने इस चीज़ पे तनकीद की कि अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो हमारी खवातीन को कैसे समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हम शायद घरों में ही रहती हैं और कुछ भी नहीं करती। तो वहाँ पे उन्होंने तनकीद की कि एक तो पाकिस्तानी खातून, दूसरा ये परचम, पाकिस्तानी परचम यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो फिर अब जो काम, जाहिर सी बात है, जो कमिटमेंट थी वो तो हमने कर ली थी, लेकिन जो खुशी बाद में हुई, क्योंकि आपका मैसेज जा चुका था, स्टीरियोटाइप ब्रेक करना वो बड़ा जरूरी था। एग्जैक्टली। आपका जब फीडबैक आता है ना, अच्छा हो बुरा हो, वो हमेशा जो है वो आप समझें आपका मैसेज पहुंच गया। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि वहाँ पे एक इमेज अच्छा नहीं था, तो जिस तरह बहुत सी खबरें आती भी हैं कि लोग जाते हैं डंकी लगाने के लिए, तो ये सुना वहाँ पे भी मैं यही कहना चाह रही थी उन्होंने कहा ये डंकी के साथ तो नहीं आई है लेकिन कुछ करने आई होंगी, तो वो कुछ यही रनिंग ही था। और मैं यहाँ अपने यूसुफ कोच का ज़रूर नाम लेना चाहूँगी। आप यकीन माने, मैं ये हमेशा शो में भी कहती हूँ कि जिस तरह से हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो हर इस मेरी रनिंग के पीछे क्रेडिट गोज टू यूसुफ, क्योंकि उन्होंने वो मेरे पीछे लगे रहते थे मेरी ट्रेनिंग को रखते हुए, क्योंकि हम सुबह जो है सुबह अपनी ट्रेनिंग के लिए हमेशा 4-5 बजे उठते हैं। और आप ये भी सोचें मैं वर्किंग लेडी हूँ, आई एम अ मदर एज वेल, मेरा बेटा भी है, तो उस चीज को भी इस दौड़ में लगाया है ना। बिल्कुल, मैंने उनको वो लंदन में रनिंग करवाई थी, क्योंकि मैं आपको जाहिर सी बात है आपके जो पेरेंट्स होते हैं रोल मॉडल होते हैं, तो मैं अपने बेटे के लिए मैं टाइकोंडो भी करती हूँ, मैं स्केटिंग भी करती हूँ, मैं स्विमिंग भी करती हूँ। तो ये स्पोर्ट्स बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम जब मैं फिर वापस इसी पे आना चाहूंगी कि हम जब मीडिया की बात करते हैं ना, आप मुझे खुद आप दिल पे हाथ रख के बताएं कितना टाइम आपको स्पोर्ट्स के लिए मिलता होगा? नहीं मिलता ना बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है, जिम भी हमें तो एग्जैक्टली तो जब चीजें होती हैं तो हमें देखिए वो वाली बात होती है, कुछ करना चाहे आप फिर कर लेते हैं। We have example like you. बिल्कुल। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि चलें वहाँ पे तो ग्रीस में तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी हम जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, किसी भी मीडिया से वाबस्ता है, वो किसी से कम नहीं है। अगर मोना भाग रही है तो समझे सबीन भाग रही है, मोना भाग रही है तो सब लोग भाग रहे हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों से एक ऐद लेने आई हूँ कि अल्लाहु अकबर प्लीज क्योंकि फुल मैराथन मैं आपको बता दूं 42.2 किलोमीटर और हाफ मैराथन जो है वो 21.1 किलोमीटर। और अभी भी मैं लाहौर गई हुई थी, इट्स नॉट लाइक दैट, मैं अभी भी एक मेडल लेकर आई हूँ। ये देख लें मेडल जमा हो रहे हैं जी बिल्कुल। और अभी मुन्ना एक और इवेंट भी तो आ रहा है 8 मार्च को, 5th कमिश्नर मैराथन कराची। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे हम नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिस तरह से हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। ये तो चले हमने अभी एक मिशन पाला है, लेकिन हम इज ऑलवेज देयर। खवातीन की जहाँ बात आई या राइट्स की बात है, तो हम जो है इसी सिलसिले को रखते हुए, क्योंकि जो रनिंग वो है दैट्स फॉर पोलियो, मैं पोलियो के लिए भागती हूँ, क्योंकि भी हम अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम आ जाता है अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में पोलियो को रखते हुए। अब इसी चीज़ को रखते हुए कि इस मिशन के साथ कि पोलियो का जो अल्हम्दुलिल्लाह केसेस 200 से आपके वो जो है 6 पे जा चुके हैं। कौन बताएगा कि हम जो है इतनी बेहतरीन कौम है कि हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हम थ्रू दिस रनिंग, थ्रू दिस इस कॉज को रखते हुए हम करते हैं। अभी जो कराची मैराथन जो अभी आ रही है 8 मार्च को, नो डाउट हम भागेंगे, और वो भी इस द सेम पर्पस पोलियो के लिए। और हम जो है इसमें भरपूर विमेन एम्पावरमेंट को, खवातीन को और आप सबको जो है मैं इनकी तरफ कह रही हूँ सपोर्ट करने के लिए। 8 मार्च को सबीन जा रही है जी 5th कमिश्नर कराची मैराथन में, ये हमने ऐलान कर दिया है। मैंने
मुझे सुना है कि मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप तो जा रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबीन तो चलो कह रही हैं कि वो जा रही हैं, और जितनी भी खवातीन इसमें जाना चाहती, तरीक़ेकार क्या है? इट्स वेरी सिंपल। इसकी अच्छी बात है कि ये रजिस्ट्रेशन फ्री है। ओके आप उनकी साइट पे जाएं और वो वहाँ पे एक लिंक है, जस्ट क्लिक कमिश्नर कराची के, और वहाँ पे यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन जो अपनी, अच्छा उसमें एज भी बतानी पड़ती है, ये जरा मसला है। ऐसे खवातीन ही भाग रही हैं? नहीं, पूरे आप लोग भी भाग रहे हैं। आप सबीन के साथ आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत तेज भागती है। ये तो यही बता सकती है। ऐसे ही बहुत सारी, मुझे ऐसे लगता है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके ज़ाहिर है आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जीतने के लिए भागना नहीं होता, जिस तरह आपने बात की कि एक अज़्म होता है और आप आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप आगे जी बिल्कुल। सभी ने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि मैं सबको डराना नहीं चाहती कि फुल मैराथन आप 6 आवर्स भागें, क्योंकि आपकी रनिंग जो होती है 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 से फिर आप 10 पे, इससे आप डिस्टेंस कवर करने जाते हैं। फिर आप खुद अपने आप को देखते हैं कि आप कितनी दौड़ में कितना शामिल हो सकते हैं। लेकिन पहली बार इंजरी करा के नहीं बैठ जानी। मोना ने वैसे इतना जज्बाती कर दिया सबको, मैंने कहा मैं तो पूरी मैराथन कर सकती हूँ अभी। ऑफ कोर्स आप कर सकती हैं, मैं इसलिए तो कहने आई हूँ कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बस एक जज्बा होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। आप जरा स्केड्यूल बता दीजिएगा, वेन्यू, टाइम एंड एवरीथिंग डिटेल्स, ताकि जितने भी खवातीन, जितने मर्द इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सकें। 8 मार्च को कराची में। जी बिल्कुल, दैट्स वेरी सिंपल। आप जब गूगल करेंगे यू विल गेट द डिटेल्स। कराची में ज़्यादातर जो है वो सीवीयू की तरफ ही हमारे जो इवेंट्स होते हैं। और इसमें एक और जो चीज़ मैं कहना चाहती थी ज़रा, क्योंकि ट्रैक पे आने से पहले, जितनी भी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कमिटमेंट करके ट्रैक पर आ जाते हैं ना, तो यू हैव टू फिनिश, यू हैव टू जो डिस्टेंस होता है उसको पूरा करना पड़ता है। और एक एथलीट की मौत तभी हो जाती है कि वो अपना डिस्टेंस कवर ना करे और वो उसको वहाँ से छोड़ के चला जाए। ओह, मतलब अगर चाहेंगे तो फिर आपने मुकम्मल करके आना है। बिल्कुल, चाहे हाफ मैराथन है चाहे फुल मैराथन है, पहले अपना मेकअप योर माइंड कि आपने कौन से मैराथन में जाना है, और फिर अगर आपने चले जाना है तो उस ट्रैक को फिनिश जरूर करना, नो मैटर कितनी देर में आप करते हैं। कोशिश तो आप करेंगे कि आप जितनी जल्दी आप उसे मुकम्मल कर लें। एंड आई एम श्योर कि वो सीवीयू की तरफ से ट्रैक होगा, बिकॉज वहीं पर नॉर्मली मैराथन हमारी हो रही होती है। लेट्स सी कि वहाँ पर कैसा मेला सजता है। वैसे और भी जर्नलिस्ट को आपने इसी तरह मोटिवेट कर दिया कि सबीन तो चली जाएंगी, बाकी भी जा रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैं लाहौर में थी, वो हमारे एक और हमारे कोलीग ही थे, पीटीवी का ही शो था, तो मैं उनसे भी कमिटमेंट लेकर आ रही हूँ। आप सोचिए मैसेज मैं कहाँ का स्प्रेड कर रही हूँ। मैं लाहौर से भी हुआ, इस्लामाबाद से भी हुई, तो मतलब अब ये है कि ये मैसेज अब ये यहाँ तक नहीं है। दिस इज नॉट अ मॉर्निंग शो, बिकॉज ये मैसेज कितनी खवातीन हर जगह, तो आप लोग तो है ना मेरे साथ। Of course. इन्होंने सोचने में टाइम लगाया। मैं देख रही थी कि ये हाँ करेंगे। मैंने तो ऐलान कर दिया कि सबीन जा रही हैं। इनकी अपनी कमिट, ठीक है मैंने कमिट कर दिया, आप जा रहे हैं, अपनी कमिटमेंट बताएं। आपसे वो वाली बात ही नहीं है। ये बड़ा मसला होता है। नहीं, अच्छा, देखिए ये नो डाउट उनकी ख्वाहिश होगी। अब जाहिर सी बात है यहाँ कमिटमेंट्स आ जाती हैं। अगर सबीन कराची में हो, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं हो, फॉर मुझे यकीन है कि वो हमें ज़रूर ज्वाइन करती। और यहाँ पे जो रनिंग की, जो मैं थोड़ी सी ये भी बता दूँ एक्सपीरियंस को रखते हुए, कि रनिंग का मतलब इट्स नॉट दैट मच सिंपल। थोड़ा सा जब आप ज़्यादा मैराथन्स की तरफ जाएँ, तो मैंने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे इतने बड़े बाल थे, मैंने वो अपने बालों को शॉर्ट करवा दिया था। मैं अच्छा, तो क्या है, जूड़ा बना लेती? नहीं, मेरे बाल बहुत लंबे थे और मैं जब रनिंग करती थी मेरे सर में दर्द हो जाती थी। अच्छा। और मेरा बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ, मुझे हेडेक रहे, मुझे जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं। तो मैंने फिर वो मैं रोई भी हूँ एक हद तक, क्योंकि मुझे बीच में वीकनेस भी हुई है। तो मेरे फैमिली को लगता था कि क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है। कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन देखिए उसके बाद आप कितना अच्छा फील भी तो करते हैं कि आप ये अकम्प्लिश समथिंग। एब्सोल्युटली, मुझे ये लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। मोना बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। मैचेस की अगर बात करें, कराची किंग्स की अगर बात करें तो होम ग्राउंड में उनको शिकस्त मिली। मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो उन्होंने 20 रन से फतह समेटी है। और मुल्तान ने पहले खेलते हुए 189 रन बनाए और इसका हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम 169 रन बना सकी। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है और उस्मान खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। और कराची किंग्स की बात करें तो उसके बॉलर्स को तो जमकर धोया गया। 106 रन की इनिंग्स में 10 चौके 5 छक्के शामिल। उस्मान खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान PSL 9 में तीसरी निस्फ सेंचुरी इन्होंने की है और 44 गेंदों पर 58 रन बनाए हैं और इनिंग्स में 5 चौके शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान, इसके उसामा मीर, इनकी घूमती गेंदों ने जैसे कराची किंग्स के बैटर्स को घुमाया और लेग स्पिनर ने 2 खिलाड़ियोयों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान सुपर लीग आज भी एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर ज़ल्मी से रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। आप ज़रा मैचेस कुछ रावलपिंडी में
में हो रहे हैं, गो के परसों का मैच तो नहीं हुआ ड्यू टू रेन। अब ऐसे में जो मैचेस हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ जब एक अहम सवाल होता है ना कि चैंपियन कौन बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें डिफाइन हो रही होती है, जैसे कि मुल्तान सुल्तान थोड़ी अनबीटेबल जा रही है। तो मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बेग साहब पहले मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान की स्ट्रैटेजी, उसकी टीम, उसकी कॉम्बिनेशन, हर चीज बहुत बेहतरीन जा रही है। आप भी एग्री करते हैं कि अभी तक की स्ट्रॉन्गेस्ट वही है? बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। अगर आप गुज़िश्ता 3 बरस की परफॉर्मेंस देखें मुल्तान सुल्तान की, 2021 में इन्होंने अबू धाबी में PSL जीतने का एजाज हासिल किया, 2022 और 2023 के फाइनल में पहुंचे, और अब जिस तरह की परफॉर्मेंस है, अनबीटन तो नहीं है, एक मैच हारे हैं 5 रन से वो भी, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी परफॉर्मेंस है कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, लग यही रहा है कि ये टीम इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट है। और जो कप्तानी कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, जो कॉम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान का कि जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बनती जा रही है। आप देखेंगे 15 विकेटें हैं उसामा मीर की, 14 विकेटें हैं फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की, और फिर रिजवान खुद, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, तीसरी निस सेंचुरी उन्होंने बनाई है इस टूर्नामेंट में। तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया मुल्तान सुल्तान का, और लग यही रहा है कि ये टीम जो है ये बहुत आगे जाएगी और ये हो सकता है चैंपियन बने। आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस सिर्फ 1 रन से फाइनल हारी थी ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। उसका बदला चुकाने के लिए है इस दफा, मुझे लग रहा है। लेकिन उस्मान खान की अगर तारीफ ना करें शोएब तो बिल्कुल ये ज्यादती है। उस्मान खान कराची में पैदा हुए, 2017 में वो सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उनको बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता रहा, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर UAE शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर नौकरियां की, क्रिकेट खेलते रहे, वहाँ मुख्तलिफ एकेडमीज हैं। और फिर देखें कि किस तरीके से अभी वो ओवरसीज प्लेयर की हैसियत से पाकिस्तान आए हुए हैं खेलने, पाकिस्तानी प्लेयर की हैसियत से नहीं थे ड्राफ्ट में। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं खेलूं ना खेलूं। लेकिन PSL की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी इन्होंने गुज़िश्ता बरस मार्च में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 36 गेंदों पर बनाई थी, जो एक रिकॉर्ड है। तो अब देखें इस तरह के प्लेयर्स, 96 इन्होंने किए लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, अनलकी रहे, सेंचुरी ना बना सके, कल इन्होंने सेंचुरी बनाई है और बिल्कुल धो डाला इन्होंने कराची किंग्स के बॉलर्स को। अगर देखा जाए बेग साहब, अब कराची किंग्स के अगर हम बात करें, साथ साथ दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की भी अगर बात करें, 1 पॉइंट अभी तक ले सके और वो भी बारिश का, इसके अलावा परफॉर्मेंस को अचानक क्या हो गया? लगता है किसी की नजर लग गई, उन्हें काले बकरे कुर्बान करने चाहिए थे पहले, पिछली बार नहीं किए थे। से पहले क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें कि पाकिस्तान का कप्तान शाहीन आफरीदी उनका कप्तान है, 2 मरतबा मुसलसल कोई टीम नहीं जीती PSL, और लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स अच्छा करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं है। ठीक है, राशिद खान अगर नहीं है उनकी टीम में, जो कि बैकबोन था गुज़िश्ता 2 जो PSL हुई, लेकिन इसके बावजूद उनका कॉम्बिनेशन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कराची किंग्स की अगर हम बात करें सबीन, तो कराची किंग्स 2020 में चैंपियन बनी, कराची में उसने लाहौर कलंदर को फाइनल में हराया। उसके बाद से गुज़िश्ता 3 बरस से अगर आप कराची किंग्स की परफॉर्मेंस देखें तो 37 मैचेस खेली है HBL PSL में कराची किंग्स की टीम, और 37 में से 26 मैचों में उसे शिकस्त हुई है, सिर्फ 11 मैच जीती है। तो कहते हैं खुद एतमादी ले डूबती, या तो खुद एतमादी थी या फिर टीम का सही कॉम्बिनेशन ड्राफ्टिंग में सही नहीं था, जिसकी वजह से कराची किंग्स सफर कर रही है। और इसमें इस वक्त आपको जो ऐसी टीम नजर आ रही है, कोई जो लगता है कि कमबैक कर सकती है या नहीं? जिस फ्लो से सारी टीम्स जा रही हैं, आपको वही फ्लो डिफाइन करता हुआ नजर आ रहा है फाइनल को भी? मुझे लगता है शोएब, पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो बड़ी अच्छी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी कप्तान तब्दील किया, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ, तो कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, ये 2 टीमें। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम ग्राउंड पर किस तरह से परफॉर्म करती है, पहला मैच वॉश आउट हो गया। आप लोग तो इस्लामाबाद में, आप बताएंगे कि वहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है, लेकिन मज़ा किरकिरा हो गया। 2 मैचेस जो है वो बारिश की नजर हो गए। अब भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा सर्दी है। अब इस सर्दी में पिचेस का क्या रवैया होगा ये भी देखना होगा। पहले तो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। समझा बेग साहब, आप ये कहेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स आप ये कहेंगे कि ठंड बहुत ज्यादा, प्लेयर्स को ठंड ना लग जाए ग्राउंड में।
नहीं, ठंड आपने देखी तस्वीरें जो पिछला मैच जो वॉश आउट हुआ कि बाबर आजम किस तरीके से सर को ढके हुए थे और प्लेयर्स ने काफी गर्म जैकेट्स पहनी हुई थी, तो देखें क्या होता है इस ठंड में, क्या करते हैं। और ठंड भी मुतासर कर सकती है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस। आज के मैच की बात अगर करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, कैसा मैच देख रहे हैं आप? देखिए, पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं 330 रन के साथ। इस वक्त सबसे ज्यादा रन उन्होंने इस HBL PSL में बनाए। क्या बैटिंग कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन, ओपनिंग कॉम्बिनेशन साइम अयूब के साथ बड़ा जबरदस्त है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग एक उनका वीक लिंक है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हालांकि अच्छे लड़के लिए हैं, लेकिन नसीम शाह, उनके दो भाई हुनैन शाह, उबैद शाह, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। हम समझ रहे थे कि ये टीम ऐसी बैलेंस टीम है जिसने ड्राफ्टिंग में बड़ी अक्ल का इस्तेमाल किया है, लेकिन बज़ाहिर लग यही रहा है। देखते हैं, आज मुझे लग रही है पेशावर ज़ल्मी ज्यादा फेवरेट है, लेकिन इस्लामाबाद कुछ भी कर सकती है। लेकिन कोई सजेशन जो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को देना चाहेंगे? मैं और सबीन जरा सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो हमारी टीम है। हमें मार्जिन देते हुए जरा बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा क्या करे कि वो अच्छा परफॉर्म करे। भाई, आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और वहां पर जो है इक़्तिदार की जो है वो तब्दीली भी अमल में आ चुकी है। तो लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है दे स्टेज अ कम बैक। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस अभी अप्स एंड डाउन्स हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि जो 4 टीमें हैं ना शोएब, उनमें एक तो आप मुल्तान सुल्तान्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुझे लग रहा है क्योंकि लाहौर तो उनको 1 पॉइंट मिल गया है बारिश की वजह से, वो तो बॉटम पे, और कराची किंग्स भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी। जो 4 टीमें मेरी नजर में प्लेऑफ्स के लिए जाएंगी वो यही 4 टीमें, और 2 टीमें जो बाहर होने का इम्कान है वो लाहौर कलंदर्स तो ऑलमोस्ट आउट, और उसके अलावा कराची किंग्स भी बाहर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे जरा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स इस वक्त भी पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे हैं। अब लेट्स सी कि किस तरह से ये अभी PSL आगे की तरफ जाता है। बेग साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे PSL सीजन 9 की, और इस वक्त की जो टीम्स उनकी परफॉर्मेंस पर हम बात कर रहे थे। और आज का मैच देखते हैं, सर्दी की नज़र तो नहीं हो जाता कि बाद में कोई कहे कि मैं ठंड से ज़रा परेशान हो गया था। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। आज मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि मोटापे की वजूहात और इसके सेहत पर होने वाले खतरनाक असरात के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। एंड प्लीज मोटापे की जब बात हो रही है और जब मोटा कह रहे हैं, कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है। इसको बीमारी की तरह समझा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, अपने ऊपर काम किया जाए, जरूरी है। हर वक्त ये कि नहीं आई एम कंफर्टेबल इन माय बॉडी। हाँ, अगर आपके स्किन कलर पे कोई बात कर रहा है या कोई मजाक उड़ा रहा है, देन ऑब्वियसली इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट फाइन। बट अगर कोई ये कह रहा है कि मोटापा अच्छी चीज नहीं है, आपको इससे छुटकारा हासिल करना है, किसी भी तरीके से अपने ऊपर काम करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपने अपना, तो इट्स नॉट बॉडी शेमिंग। वो आपसे हमदर्दी में ये बात कर एग्जैक्टली ऐसे। हाँ, उसका तरीकेकार उस पर जरूर बात हो सकती है कि कैसे आपने अगले को कन्विंस करना है, बात करनी है, दैट इज सेपरेट टॉपिक। लेकिन मोटापा एक बीमारी है, और WHO ने कहा है कि हर 8वां शख्स जो है वो मोटापे से मुतासिर है, और तकरीबन 25% आबादी दुनिया की वो मोटापा उनको है, उससे डायबिटीज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली जिन लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही होती है। इसके अलावा दिल की बहुत सारी बीमारियां आती हैं सामने, सांस लेने के मसाइल सामने आ रहे होते हैं। सब जो मल्टीपल बीमारियां हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है, उसकी जड़ मोटापा है। एग्जैक्टली। तो आज हम इस अहम मौजू पर बात करेंगे। हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर इससे मुतालिक आप कोई सवाल करना चाहते हैं। जनरल फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूबिया उस्मान साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपके आसपास अगर किसी शख्स का वजन ज्यादा हो तो आप कैसे उसको गाइड करती हैं? So I won't lie to you, I'm quite harsh because I've realized over time कि वो डॉक्टर साहब सीधी हो गई, उन्होंने कहा नो नहीं, क्योंकि वो शुगर कोटे का फायदा नहीं। एक चीज मैंने रियलाइज की, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में सिर्फ साल हुआ, शुरू में बड़े प्यार से, बड़ी चाह से, बड़े आराम से बात करती थी। आफ्टर व्हाइल आई रियलाइज कि लोग शुगर लगाते थे और मजाक करते थे और चले जाते थे। लेकिन देन आई हैव रियलाइज कि वी रिस्पॉन्ड टू हार्शनेस। अब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर योर शो, आई वाज रियली सरप्राइज्ड बिकॉज उसमें लिखा हुआ था कि मोटापे की कॉज इज नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन। So lack of motivation is not the reason why people are fat. और मेरा जहाँ तक ख्याल है, that is the prime reason why people are overweight because we don't have motivation. एक healthy बंदा, एक healthy lifestyle जीना जो है इतनी effort consume करता है, आपकी खाना पीना, आपकी exercise, आपका gym join करना, आपका whatever you're doing to stay healthy, it consumes you. So I think being harsh is the key in my opinion because otherwise it just doesn't work.
ओके अच्छा, ज्यादा कौन सा जेंडर इससे मुतासर होता है? So sadly in Pakistan is actually 1 in 4 people that are affected by it. और जो सबसे astonishing बात थी मेरे लिए जब मैंने होमवर्क किया वो ये थी कि 20 से 30 सालों में we have 4 times, it's grown 4 times in amount. So अगर for example 2% बच्चे obese थे in 1990, by 2020 they were about like 8 to 20%. So that's a very big number. Exactly. अगर आप अब इसी तरह अगर इसी रेट पे हम बढ़ते रहे तो in the next 10-30 years हम तो फिर हम हालात देखेंगे। हमारे यहाँ पे 2 ही कैटेगरीज होंगी, मोटा और बहुत मोटा। That is very true. और the criteria for diagnosis is also very tight. जो चीज़ मैंने realize की कि हम बहुत चीज़ें इग्नोर कर लेते हैं। हमारा मसला is not just obesity, it's truncal obesity. So truncal obesity का मतलब होता है तोन निकला या पेट निकल के आना। तो disproportionate जो fat distribution होती है हमारी, आप अगर आप नोटिस करें, आम अगर आप घूम फिर रहे हो तो हमारे यहाँ खवातीन की भी तोन निकली हुई है, मर्दों की भी तोन निकली हुई है। There are kids who have big bellies, there are adults who have big bellies, and there are very old people who have very big bellies. बच्चे तो हमें क्यूट लगते हैं ना, मोटे-मोटे बच्चे हमें क्यूट लगते हैं। I won't disagree with that. मैं भी डिसएग्री करूंगा। कतन नहीं है, मोटापा बीमारी है, वो बच्चे में बड़े में ये बात नहीं, वैसे बात कर रहे हैं, हमें बड़े क्यूट लगा, हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारा बच्चा तो, और उस बच्चों के बैलेंस। अब ये स्टार्ट क्या होती है आपके बचपन से ही होती है। और एक और जो सबसे सैड इन्फॉर्मेशन जो मैं दूंगी जिसके बाद आप सारे जो है सारे गम से फौत हो जाएंगे तो प्लीज ना आइएगा, वो ये कि वंस यू डेवलप फैट सेल्स, जब आपके फैट सेल्स बन जाते हैं उनका साइज बढ़ता है और कम होता है आपके लाइफ टाइम में, वो खत्म नहीं होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दैट। फैट सेल्स कैसे बनते हैं? बाय ईटिंग अनहेल्दी फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर बचपन में अगर आपके फैट सेल्स बनना शुरू हो गए आप उन्हें मार नहीं सकते जी, तो वो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ you will have those fat cells. तो अगर belly fat में आपके fat है, that is now वो उसका घर बन गया है। हाँ, उनका size change होता है, they get bigger, they get smaller, they shrink, and then obviously there are harsh procedures people use to get rid of them, which I would not recommend right now at all. लेकिन the point that I'm trying to make is कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो जो मोटापा बचपन वाला है ना, वो बाद में बहुत तंग करता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आप बाहर भी जिंदगी आप कह रही हैं, अभी कुछ साल हुआ आपको पाकिस्तान आए हुए, अच्छा बाहर मामला ज़्यादा नहीं है वैसे, बाहर चले जाएं तो बहुत ज़्यादा खवातीन बहुत ज़्यादा ओबीस हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जैसे शुएब ने मेंशन किया, वहाँ फैट शेमिंग has become a really big thing now. तो एज अ डॉक्टर, एज अ जीपी, when I'm sat there in clinic, it is so difficult to broach this up. यहाँ तो मैं मरीजों से लड़ मर भी लेती हूँ, उनको डांट भी देती हूँ। वहाँ पे you have to be so cautious as to how you broach it, because अगर आपने गलती से कोई चीज़ से चाह गलत बोल दी तो सडनली जी वो एक क्राइटेरिया कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, हैरेसमेंट हो जाएगी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ज़ाहिर है वो इनकरेज होते हैं लोग। Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हमें स्ट्रेस की वजह से हम मोटे हो रहे हैं, हमारा वेट गेन हो रहा है। अब स्ट्रेस का कितना इसमें स्ट्रेस इज अफेक्टिंग यू फ्रॉम हेड टू टो। तो जैसे आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी जिल्द खराब हो रही है, आपका मैदा खराब हो रहा है, तो उसी तरह आपका जो है फैट भी गेन हो सकता है। स्ट्रेस ईटिंग होती है, लॉट्स ऑफ पीपल गेट कंफर्ट फ्रॉम फूड बिकॉज फूड मेक्स अस हैप्पी, आई मीन लेट्स फेस इट जी। और जैसे सर्दियां आ जाती है तो वी ऑल वांट लाइक दोस रियली नाइस यू नो लाइक हलवा, आई डोंट वांट टू से इट, गाजर का। मैंने फौरन कह दिया, मैंने कल रात को ढेर सारा खाया था, बता दूं कि आज जिम भी ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, एंड दिस मेंटालिटी इज आल्सो एन इशू आई थिंक। व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा यार कर लेंगे ना, व्हेन आई डिसाइड कि आई वांट टू लूज वेट आई विल लूज वेट, सो स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ दैट इफ दैट वाज द केस यू वुड हैव लॉस्ट वेट ऑलरेडी। तो डोंट लाई टू योरसेल्फ, अपने साथ ऑनेस्ट हो। दूसरा एक कॉलर भी है जी, आप बात करना चाहते हैं, अब्दुल लतीफ है पिंडी से, क्या कहना चाहते हैं जी? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोटापा कम करने के लिए मेरा वेट तकरीबन एज मेरी 50 प्लस है और वेट मेरा 75 है और हाइट, पेट मेरा ज्यादा है। पेट का कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, असल मसला ही पेट है जी, तोंद। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, दिस रियली इंटरेस्टिंग। तो असल में प्रोग्राम में जो बताना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग दवाइयों से जो अद्वियात हैं जो इसके लिए बनाई गई हैं उससे डरे नहीं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। देखिए प्रेस में वही चीज़ पॉपुलर होती है जो या नेगेटिव हो या बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल बात करे। पॉजिटिव न्यूज़ इतनी ज़्यादा सेल नहीं करती, ओकेजनली सेल करती है। देयर आर अबाउट हाफ अ डजन टू अ डजन मेडिसिन जो FDA एंड नाइस गाइडेंस अप्रूव्ड है। दीज पीपल हैव स्पेंड मिलियंस एंड पाउंड्स एंड डॉलर्स ऑन रिसर्च, और उन्होंने रिसर्च करके लोगों पे आपको बता दिया है कि ये चीजों कितनी सेफ्टी है वगैरह वगैरह। आप कहना चाह रही हैं पतला करने की दवाई? तो ये यू हैव टू, इफ यू आर ओबीस टू अ पॉइंट, देखिए क्राइटेरिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अपना फोन उठाएं गूगल करें, औरतों की वेस्ट सर्कमफ्रेंस, वॉइस सर्कमफ्रेंस बताऊंगी क्योंकि तोंद की बात हो रही है, 31 से नीचे होनी चाहिए, मर्दों की 37 से नीचे होनी चाहिए। आई रोट इट डाउन ऑन माय हैंड सो आई डोंट गेट इट रॉन्ग, आई वांटेड टू बी वेरी प्रिसाइज। अभी तो क्वेश्चन है फिर मेरा
So this is what I'm trying to say. 37 inches is not a big give. 37 inches तो यूं करके हो जाते हैं. एक अच्छा सा खाना खाने की मार है, if you're above 40, तो वो तो फौरन आपका पेट निकलेगा ही निकलेगा. ये क्राइटेरिया गूगल करके पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये रियलाइज हो कि आप कितने पानी में हैं. और फिर देन यू विल रियलाइज कि कितनी अर्जेंसी है, कि इज इट जस्ट अ लाइफस्टाइल थिंग, कि आपने सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट चेंज करनी है, या अब बात दवाइयों की आ गई है. अगर किसी खातून की या किसी मर्द की वेस्ट 30 यानी खातून की 31 से ज्यादा या मर्द की 40 साल का अगर वो है और उसकी 37 इंच से ज्यादा वेस्ट है, तो वो ये दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं. द क्राइटेरिया फॉर दवाइयां इज सेपरेट, वो BMI रिलेटेड है. अच्छा. लेकिन वो सारा मसला आपका है ही नहीं. वो प्रॉब्लम इज नॉट फॉर यू पीपल टू वरी अबाउट. कम टू अ डॉक्टर, लेट द डॉक्टर वरी. जो चीज जो आप स्यापा किसी और को दे सकते हो, किसी और को दे दे. यानी ये मुमकिन है कि आपके लिए दवाई ना हो, आपके लिए कोई और ऑप्शन हो. और क्या क्या ऑप्शंस होती हैं? सो हेल्दी ईटिंग वी ऑल नो अबाउट, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइट्स. आपके पास कीटो है, आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट फैट्स रहे हुए हैं. कुछ आती हैं, कुछ जाती हैं. जो एंशिएंट मैन था वो सिर्फ वो खाता था जो वो या मार सकता था, तो दैट वाज एनिमल फैट, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो वो कलेक्ट कर सकते थे. हम लोगों ने ये पास्तास, पिज्जास, प्रोसेस्ड फूड्स ये इतना ज्यादा कॉमन कर दिया क्योंकि हम फास्ट फूड लाइफ में आ गए. बहुत ज्यादा. आवर लाइफ इज रियली बिजी, क्योंकि हम इजी रहना चाहते हैं ना, कि पकाना पड़े. कॉलर हमारे साथ जी मंसूर है सरगोदा से, उनसे बात करते हैं. जी मंसूर, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जो भी मैं कॉल करे आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज लो करें और बात आपने यहाँ से करें, टीवी से नहीं करनी. मंसूर साहब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आई थिंक एक और कॉलर है, अकबर हैं इस्लामाबाद. अस्सलाम वालेकुम जी. जी अस्सलाम वालेकुम जी, राय अकबर बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से जी. आप तो बहुत तेज हैं. क्या कहना चाहेंगे? जी जी अकबर साहब. जी मैं डॉक्टर साहब से ये एक बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब मौजूद हैं लाइव हमारे साथ. ये पूछना चाहेंगे कि कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं कैंसर के और उनकी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज होती है, तो उनके लिए क्या एडवाइस करेंगी कि ये उनको कैसे अपने आप को कंट्रोल रखें, वेट भी सही रहे और इम्यूनिटी भी बेहतर रहे? जी एब्सोल्युटली. सो ये बात आपने बहुत अच्छी की. राय साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए obesity is the root cause of cancer. पहली बात ये, और दूसरी obesity is the root cause of cancer. So obesity increases your risk of breast cancer. Obesity increases your risk of multiple cancers. Now the second point, आपको खुदा ना करके कोई chronic comorbidity, जैसे हम पहले शो से पहले भी बात कर रहे थे, या कैंसर है खुदा ना खास्ता, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में हो. अगर आपकी ट्रंकल ओबेसिटी है या मोटापा है, तो आपको खुदा ना करे कोई इन्फेक्शन होती है, वो बहुत देर से रिकवर करेंगे आप. कोई कट लगता है, कोई सर्जरी करवानी पड़ती है, पहले तो कोई करेगा नहीं. और दूसरी बात है, अगर कोई करने को राजी हो जाएगा तो आपका हीलिंग टाइम बहुत ज्यादा होगा. तो दीज आर द थिंग्स दैट जो ओबेसिटी कंट्रीब्यूट करती है. तो अपने आप को जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, नाइस रिकमेंड करती है कि आप 35 to 45 मिनट्स 5 to 6 डेज अ वीक एक्सरसाइज करें. इतनी एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, जो आपका थोड़ा सांस भी फुलाए और आपको थोड़ा सा पसीना वगैरह भी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये गाइडलाइंस बहुत क्लियर है जो आपको ये बताती हैं. खाने में चीनी जो है, हमें हर बंदे को पता है सॉल्ट नहीं खाना. सॉल्ट अगर आप जल्दी से डाल रहे हो खाने के ऊपर, तो आपको 4 बंदे आ जाएंगे कहने के लिए, ओ इतना नमक डाला है खाने में. बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज शुगर इज आल्सो द एनिमी. शुगर आपकी ब्लोटिंग कर रहा है, शुगर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है. एग्जैक्टली. तो आपका वजन भी बढ़ा रहा है. सो शुगर यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. कट डाउन योर शुगर जी, एक्सरसाइज करें और डिटरमिन्ड हो जाएं कि वजन आपने कम करना है. साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी. इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफिज.